कितने लोग हैं जो खाटू श्याम जी के गए हैं? खूब सारे लोग, है ना। आज दादाजी की उम्र की जो परिवार में जिंदा लोग हो उनसे पूछना जाके उनमें से कौन कौन गए थे। और तुम बाड़मेर वाले तो पूरे गांव में जाके पूछना कि कितने लोग गए थे। अभी ज्यादा है, कारण ट्रांसपोर्टेशन। किसी टाइम में जब ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं तो बाड़मेर वाला खाटू श्याम जी पहुंचता कैसे? आज है। दूसरा, सोशल मीडिया। सब सब जब वहीं जा रहे हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगता है मैं ना पीछे रह जाऊं, मुझे भी यहीं जाना है, दूसरी जगह नहीं जाना है, इसलिए सब जा रहे हैं। अभी हम करंट की मैगजीन तैयार कर रहे थे तब उसमें पढ़ा इस बार राजस्थान में सबसे अधिक टूरिस्ट सीकर जिले में आए। कौन से जिले में? सीकर में क्या देखना है? देखना जयपुर देखते, देखना तो उदयपुर देखते, देखना तो अजमेर देखते, देखना तो जोधपुर देखते। सीकर में क्या देखने का? सीकर नहीं गए, खाटू श्याम जी गए। है तो टूरिस्ट ही। सीकर जिले की बात कर रहे हैं, सीकर शहर की बात थोड़ी कर रहे हैं। सीकर जिले में धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म। अच्छा, उन मूर्तियों में हमें यह पता चलता है कुछ मूर्तियां ऐसी जिनमें शिव और विष्णु साथ है। हरि हर, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव जी, मिला दिए गए। इसका मतलब हम दोनों लोगों को एक साथ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मूर्तियां ऐसी जिनमें शिव और पार्वती साथ है, अर्धनारीश्वर। इसका मतलब देवी और देवता दोनों की पूजा एक साथ करने लग गए थे। क्या कारण रहे होंगे दोनों की पूजा एक साथ होने लग गई? अच्छा, राजस्थान में देवियों की पूजा ज्यादा है और सारी देवियों के यहां पर यह था कि बकरे चढ़ाओ, दारू चढ़ाओ। हमें और पता चलता है कि जिन राज्यों में युद्ध ज्यादा होंगे वहां पर इस प्रकार की बातें होंगी। देवी मांगे नहीं मांगे बकरा खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, तो उन्होंने ट्रेडिशन बनाया कि 10 साल के बच्चे को तलवार देखो कि बकरे का गर्दन काट दे, ताकि जब वो 15 साल का हो तो दुश्मन की गर्दन काटते हुए शर्म नहीं आए, डर ना लगे उसको। 15 साल की को युद्ध में जाना पड़ेगा और वहां पे जाने पे हाथ कांप गए तो अरे आदमी कैसे मार जाएगा, वरना 2-4 बकरे काटे हुए थे गर्दन काट दिया करता। ये ट्रेडिशन है, आपको उसको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। जो जैसा समाज होगा, जो जिनके क्रियाकलाप होंगे वहां वैसे देवी देवताओं की पूजा होगी। ये सब क्लाइमेट पर होगा, सब उस प्रकार की चीजें होगी। हमने हमने सारे देवी देवताओं को उस प्रकार से शेर की सवारी करते हुए उस प्रकार से बनाया हमारे देवी देवताओं, ताकि वो भावनाएं जिंदा रहे। मूर्तियों से पता चलती है, आप मूर्तियां देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, मूर्तियों में यह भी है कि एक मूर्ति में राजा, एक एक ऐसी मंदिर है जिसके बाहर राजा पूजा कर रहा था, हमें पता चलता ना ये राजा इस देवी की पूजा करता था या ये राजा इस देवी को अधिक मानता था। ये सब चीजें, इनमें भी सबसे अच्छा सोर्स एक और रिमेन्स। जमीन को खोदने के बाद क्या मिला? अंग्रेज जब हमारे देश में, उनको बड़ा अचंबा था। अंग्रेजों का यह मानना था कि दुनिया सिविलाइज कब हुई, दुनिया सभ्य कब हुई? ये जब ईसा मसीह आए। जब कौन है? आपके विश्वास वैसे होते हैं जिनमें आप पले बड़े होते हो। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े भगवान कौन? ईसा मसीह। तो उनको लगता था दुनिया भली कब हुई? ईसा मसीह, क्योंकि दुनिया को सभ्यता का पाठ किसने पढ़ाया? ईसा मसीह। ईसा मसीह कब आए? जितने साल का कैलेंडर हुआ, 2026 हो गए, कैलेंडर शुरू होने के 4 साल पहले ईसा मसीह आए, तो 2030। तो ईसा मसीह को आए कितने साल हो गए? 2030। तो अंग्रेजों के हिसाब से दुनिया सभ्य कितने सालों में हुई? 2030 सालों में हुई है। अब उन्होंने अपने यहां कोई खुदाई की, तब मिला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तब मिला कालीबंगा। ईसा मसीह से 3000 साल पहले। ईसा मसीह से उनका दिमाग खराब हो गया कि ये पहले ही सभ्य थे। 3000 साल पहले पक्की ईंटों के मकान है और एक मंजिल नहीं, डबल स्टोरी, डबल स्टोरी मकान है, स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, सब में बाथरूम अलग है, बाहर नालियां हैं, नालियां ऊपर से ढकी हुई है, नालियों के बीच बीच में उन्होंने सुराग रखे हैं, होल रखे हैं, ताकि कचरा आ जाए तो निकाल लें। नालियां एक बड़े नाले में मिल रही है, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा है। मतलब कितना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा उन्होंने कि गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। उनकी जो भी कॉलोनी बनी हुई है उस कॉलोनी के बाहर एक गेट है, उस गेट पर एक कमरा है, इसका मतलब कोई वॉचमैन बैठता है। अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा एंट्री करता होगा, किसके घर पे जाओगे, कितने नंबर मकान के अंदर जाओगे। उनका एक भी गेट रोड की तरफ नहीं है, रोड के दूसरी साइड है। इसका मतलब प्राइवेसी का कितना ध्यान रखते होंगे कि आता जाता आदमी हमारे घर के अंदर ना झांक ले। एक भी ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की नहीं बनाई है उन्होंने, खिड़की से भी कोई नहीं झांकना चाहिए, जबकि यदि फर्स्ट फ्लोर बनाए तो उनमें खिड़कियां बना दी है।
प्राइवेसी का ध्यान रख रहे हैं, सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं, वॉचमैन रख रहे हैं, पक्की ईंटों के मकान बना रहे हैं। अंग्रेजों को तो पल्ले ही नहीं पड़ी कि यार कब से शुरू करें इसको, कहां से शुरू किया जाना चाहिए। अंग्रेजों में एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंगम, वो पहला आदमी था जिसने खुदाई शुरू करवाई। ये खुदाई शुरू करने वाला भारत में सबसे पहले खुदाई शुरू करने वाला बंदा था, तो कौन था? तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया यदि किसी व्यक्ति कहा जाता तो कौन था? मैं लिखाऊंगा, अभी नहीं मैं लिखाऊं तब एक बार मैं बोलूंगा, उस पर सुनने पे ध्यान दीजिए। मास्टर जो लिखवाता है उसे अधिक इंपॉर्टेंट हुआ है जो नहीं लिखवाता है, इसलिए सुना जाए। ये क्लास केवल सुनने के लिए, लिखने के लिए होती है। नोट्स नीचे बिक रहे हैं 3,000 रुपए में, उठाइए वहां से, कोचिंग में एडमिशन मत लीजिए, वो पढ़िए केवल। अलेक्जेंडर कनिंगम जब भारत आया तो उसको भारत में एक धर्म को देखने के बाद बड़ा अलग लगा थोड़ा, बौद्ध धर्म। कौन सा? दुनिया में दो धर्म बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, ईसाई और इस्लाम। कौन कौन? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। ये दो धर्म दुनिया के अधिकतर देशों में, दुनिया के अधिकतर देश या तो क्रिश्चियंस है या दुनिया का अधिकतर देश कौन है? मुस्लिम्स। मोस्ट ऑफ कंट्रीज यही है। क्या रीजन है इसका? राजा, राजा ईसाई बना, उसने अपनी पूरी पब्लिक को कहा सिलेबस चेंज, कल बाइबल पढ़ोगे, तो सारी सारी पब्लिक क्या होगी? क्रिश्चियन। राजा मुसलमान बना, उसने कहा सब कल से सब कुरान पढ़ोगे, सारे के सारे क्या हो गए? मुस्लिम। अंग्रेज जब भारत आए तब उनको एक धर्म के बारे में और पता चला, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट। और उनको पता चला भारत नहीं, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, जापान सब बुद्धिस्ट है। तो उनका समझ में आ गया हमारे। एक को राजा होगा जिसने तलवार लगा लगा लोगों को कहा बुद्ध बन जाओ, लोगों का नहीं, बुद्धों का तो मूल सिद्धांत नॉन वायलेंस, अहिंसा, मारकाट नहीं मचानी। उन्होंने तो कहा था युद्ध बंद करो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उनको देख के तो अशोक ने लड़ाइयां बंद कर दी भाई साहब। तो फिर ये धर्म कैसे फैले? तो फिर ये सब चीजें आगे कैसे फैली? साहब इनके सिद्धांत, इनके प्रिंसिपल्स, खूब सारे लोग हुए, खूब भिक्षु हुए, मॉन्क्स हुए, वो गए अलग अलग देशों में, वहां जाके उन्होंने बुद्धिज्म की बातें बताई, तो बुद्धिज्म फैला। अलेक्जेंडर कनिंगम को बड़ा जोरदार लगा, कोई आदमी कुछ ऐसे प्रिंसिपल बता के जाता कि पूरी दुनिया उनको फॉलो करने लग जाती। वे लोग जिनके ना तो उसका जन्म हुआ था ना वो वहां पे गया था, उसके बावजूद लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी मूर्तियां बनाते हैं। उसने कहा इस बुद्धिज्म के बारे में पता लगाया जाए, और उसने अलग अलग जगह खुदाई करवानी शुरू की जो भगवान बुद्ध से संबंधित हो सकती थी। उस बंदे के साथ समस्या ये थी कि वो बुद्धिज्म में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि उसको कुछ भी मिलता उसको किससे जोड़ देता? बुद्धिज्म। उसको कोई लाल रंग का धागा मिल गया तो उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग लाल रंग का धागा बांधते थे। अब वो बौद्ध धर्म से पहले का है बाद का, उसने इस तरफ ध्यान नहीं ज्यादा, पर भारत में शुरुआत कर गया था वो चीजों। तो भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत करने वाला बंदा वो कौन है? सरकार ने रुपए नहीं दिए, उसने या तो खुद के रुपए खर्च कर लिया, दोस्तों का फोन पे कर खुदाई करवानी है, पर वो यहाँ खुदाई करवा के गया। राजस्थान में भी खुदाई का काम को शुरू करवाता दो बंदा कौन था? उसने एक बंदे को अपने यहां पर भेजा था, कार्लाइल। किसको भेजा था? तो भारत में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन? राजस्थान में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन? 1950 में, 1950 में राजस्थान में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। राजस्थान में कब बनाया गया? तो राजस्थान में सारी चीजें जो हैंडल करता है वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है? पुरातत्व एवं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। अब एक एक का पढ़ते हैं ना, ऊपर जो हमने लिखा था ये शुरुआत की बातें आर्कियोलॉजी का, भारत में क्या मोटा मोटा सा है वो पढ़ा हम। अब अपने एक एक चीज पढ़ते। अंग्रेज थे व्यापारी, मर्चेंट से, ट्रेड करना था उनको, और ट्रेड तब हो सकता है जब शांति हो। तो अंग्रेजों ने पहले तो भारत पर राज किया, सब जगह राजा खत्म किए, खुद आए, और खुद आके उन्होंने कहा कि अब हम लड़ाई किसी से भी करेंगे, केवल व्यापार करो, चुपचाप बैठे रहो। राजस्थान भी उन्होंने कब्जा ही नहीं किया, राजस्थान के सारे राजाओं के साथ ट्रीटीज कर ली उन्होंने, तुमसे भी संधि है, तुमसे भी संधि है, तुमसे भी ट्रीटी है, तुमसे भी ट्रीटी है। और उनको कहा आज के बाद तुम्हारी लड़ाई हो तो तुम मत लड़ना, हमें बता देना, हम लड़ेंगे। राजा ने कहा डन, मैं क्यों जाऊं मरने, तू जा। अब मान लो कोटा की लड़ाई बूंदी के साथ होती है, तो कोटा का राजा किसको कहेगा? अंग्रेजों को। बूंदी का राजा किसको कहेगा? तो इसका मतलब कोटा की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे? अंग्रेज। आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में कोई लड़ाइयां
अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि तुम आपस में लड़ो तो अब पंचायती हम करेंगे, बीच में तुम्हारी मध्यस्थता मीडिएशन जो करेंगे वो हमारे द्वारा किया जाएगा। तो कोटा बूंदी में छोटा मोटा झगड़ा होता तो सुलझाते भी कौन, तो उन्होंने होने ही नहीं दी, तो खत्म। तो अंग्रेजों का आने के बाद एक तो लड़ाइयां बंद हो गई, तो राजा आप लड़ाइयों वाले अभिलेख लगवाते, वो वैसे समाप्त हो गए। दूसरा, अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया तो अपने अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजी नहीं आई तो फिर उन्होंने माल, अब फिर अभिलेख किस पे हो सकते हैं, राजा एक बिल्डिंग बनवाता और उसके बाहर लगवाता, फिर जब अंग्रेजी उसको आ ही नहीं रही थी तो उसने अंग्रेजी में क्या लिखवाया, फिर उसको जो आ रही थी उसके अंदर उसने लगवा लिए। तो अपने अभिलेख या तो मिलते हैं संस्कृत में, बाद में फारसी में और राजस्थान